नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी इलाके की धमाकेदार खबरें दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। और शुरुआत करेंगे दोस्तों आज उस खबर से जिस खबर ने पिछले 8 दिनों से महिलाओं को इस धरने से जोड़ दिया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना। उसमें साथिन, आशा सहयोगिन आदि सारे ये संविदा कर्मी इस धरना प्रदर्शन से जुड़े हैं। और लगातार 8 दिन हो गए हैं दोस्तों, लगातार ये धरना प्रदर्शन उपखंड कार्यालय के आगे जारी है। और 11 सूत्री मांगों के साथ ये धरना प्रदर्शन 15 सितंबर को लगाया था, जो कि अनवरत अभी तक लगातार जारी है। और कल हमने एक कवरेज भी की थी दोस्तों इसकी, और धरनार्थियों से हमने बात भी की थी। तो उस दौरान हमने एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से बात की जिसका नाम नीरू शर्मा था। और दोस्तों, गोरा देवी कन्या विद्यालय के सामने जो पुराना नगर पालिका का भवन हुआ करता था, आपको याद होगा दोस्तों, उसमें वो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करती हैं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को वहाँ जो है शिक्षा देती है। और दोस्तों, ये भवन, ये इमारत इतनी जर्जरावस्था में है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और ऐसे में हमने बात भी की और उन्होंने ये भी कहा कि हमने विधायक महोदय से भी 2 बार गुहार लगाई, मैंने पत्र भी लिखा, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं देना चाह रहा। और प्रशासन को भी बार बार अवगत करवा दिया गया है। अगर बच्चों के साथ कोई बहुत बड़ा हादसा अगर दोस्तों यहाँ हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होगी जो वहां संचालित कर रही है? दोस्तों, बार बार कहने के बावजूद प्रशासन की व्यवस्थाएं, सिस्टम है, उसमें कतई सुधार नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें हम 28 सितंबर को इसी महीने एक बड़ी सभा, बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भादरा के गांधी पार्क में। उसके बाद में जयपुर में भी बड़ा प्रदर्शन होगा। और समय समय पर सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उनकी मांगे अभी तक नहीं मानी गई है। अब बात करें भिरानी थाना में दोस्तों, विद्यार्थी चौपाल लगाई गई आज। और उस विद्यार्थी चौपाल में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। और यहाँ जो कार्यवाहक थानाधिकारी है कालूराम दोस्तों, उनके द्वारा सारी जो प्रक्रियाएं हैं थाने की, न्याय की प्रक्रिया है, उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। और पूरे थाने का निरीक्षण इन विद्यार्थियों को करवाया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में भी एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन आज एसडीएम महोदया शकुंतला चौधरी के सानिध्य में हुआ। और इसमें ईवीएम का भी प्रदर्शन किया गया। छात्राओं को ईवीएम के बारे में जानकारी दी गई, किस प्रकार से आप ईवीएम का बटन दबाकर अपनी पसंद का जो नेता है, जनप्रतिनिधि है, उसको चुन सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मतदाताओं के प्रति भी रुझान हो लोगों का, और उसका प्रचार प्रसार करने का भी छात्राओं से आग्रह किया गया। और भाषण प्रतियोगिता इस दौरान एक हुई। और उस भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही रितिका शर्मा, और नंबर 2 पर रही पूनम डाका, नंबर 3 पर भावना रही। उनको पारितोषिक देकर इस प्रतियोगिता का समापन हुआ। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो हाथीपुर आवास में एक सड़क बनी है, 30 फुट की वो सड़क है। और लगभग 7 और 8 दोनों ही वार्डों के लिए ये उपयोगी सड़क है। और मुख्य मार्ग है ये हाथीपुरा का। इंटरलॉकिंग सड़क बनी है 40 लाख रुपए की लागत से। अभी 1 महीना ही नहीं हुआ सड़क बने हुए, और वो सड़क धंसने लगी है, किनारों से धंस चुकी है, सीवरेज के चैम्बर यहाँ धंस चुके हैं। और हालात ये है कि 40 लाख की लागत से, और इसकी लंबाई अगर मैं आपको बताऊं तो 0.47 किलोमीटर है। 0.47 अर्थात आधा किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर से भी कम है इस सड़क की लंबाई। और वो सड़क 1 महीने से भी कम समय में दोस्तों खराब होने लगी है। तो कौन है इसका जिम्मेवार? क्यों नगर पालिका प्रशासन इस तरह ध्यान नहीं दे रहा है?
हमने कल भी बताया था अंबेडकर चौक से लेकर हिसार बस स्टैंड तक किस प्रकार डिवाइडर को सौंदर्यीकरण के नाम पर लिपापोती की जा रही है पीओपी से, और 8 लाख का ठेका छोड़ा गया है दोस्तों। और इसके अलावा कई ऐसी सड़कें हैं, पुरानी गौशाला के पीछे एक सड़क है दोस्तों, उसके पास उस सड़क का भी 5 लाख का निविदा निकाली गई थी और वो सड़क बनी हुई है पहले से। ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? सड़कें बनी हुई है, वहां भी सड़कों की निविदाएं टेंडर हो रहे हैं, और पूरे भादरा कस्बे में सभी वार्डों में गड्ढों में मिट्टी डालने भरने का ठेका 90-90 हजार रुपए का अलग अलग वार्डों में छोड़ा गया है दोस्तों। हर 3-4 वार्डों में ये 90 हजार का ठेका छोड़ा गया है बालू मिट्टी डालने का। जहां भी गड्ढा देखे आप बालू मिट्टी डाल दीजिए। हमने भी कई ऐसे गड्ढों का अवलोकन किया जहां बालू मिट्टी को डाल दिया जाता है दोस्तों, तो वहां गड्ढा फिर भी बरकरार रहता है, क्यों? बालू मिट्टी फिर धंस जाती है। तो क्या बार बार इस प्रकार की लापरवाहियां नगर पालिका की ओर से की जा रही है, उसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, वार्ड के पार्षद जो है इस 7 नंबर और 8 नंबर के, या फिर पूनम आवाज बुलंद की है कि जो सड़क बनी है वो बेहद घटिया क्वालिटी की, और इसके नीचे दोस्तों सीधी बालू मिट्टी डालकर इसकी इंटरलॉकिंग सड़कें जो है, ईंटें जो है वो बिछा दी गई। तो ऐसे सड़कें बनेगी तो वो सड़कें कितनी लंबी चल सकती है, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, भादरा की बेटी नायसा चौधरी, जो कि भास्कर के संवाददाता राजेश चौधरी साथी पत्रकार की पुत्री है। पहले भी वो स्टेट लेवल पर कुश्ती में विनर हो चुकी है, नाम रोशन कर चुकी है भादरा का। एक बार फिर उन्होंने स्टेट कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। पाली जिले के बाली में ये प्रतियोगिता आयोजित हुई थी दोस्तों, और ये सिल्वर मेडल जीता। थोड़े से मात्र 2 अंकों से वो चूक गई गोल्ड मेडल से दोस्तों, भीलवाड़ा की एक पहलवान से, जो कि नायसा से 5 वर्ष बड़ी थी। उससे मात्र 2 पॉइंट से वो पिछड़ गई, वरना गोल्ड मेडल जीतकर भारत का, भादरा का और भी मान बढ़ा सकती थी वो। तो नायसा को साफ संदेश भारत की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और साधुवाद, शुभकामनाएं। और इसके अलावा दोस्तों, बात करें हम अन्य खबरों की, तो डोबी गांव में 5वां श्री गणेश पूजा महोत्सव धूमधाम से जारी है। लगातार ये जो है जारी है, और 23 सितंबर को कल इसका समापन समारोह होगा। और इसी के साथ भादरा में भी फूलदास जी की छतरी में जो गणेश पूजा महोत्सव 19 तारीख को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुए थे। ये सारे गणेश महोत्सव कलश यात्रा के साथ गणेश चतुर्थी के अवसर पर प्रारंभ हुए थे। और फूलदास जी की छतरी में जो 20वां पूजा महोत्सव चल रहा है, उसका समापन 26 सितंबर को किया जाएगा। तो लगातार रोजाना भजन संध्या का कार्यक्रम होता है, और बड़ी बड़ी नामी शख्सियतें, भजन गायिका जो है वो इसमें अपनी प्रस्तुतियां प्रदान करती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों, आज भारत में बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और लगभग मैं आपको बताऊं तो 42 सालों से जो परिसमन रुका हुआ है, उसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता बढ़ चुकी है अब, क्योंकि परिसमन की और जो जनगणना है उसकी चर्चाएं अब इसलिए हो रही है क्योंकि महिला आरक्षण बिल अब पास हो चुका है। लोकसभा में हुआ था 454 मतों से 2 उसके विरोध में पड़े थे, लेकिन राज्यसभा में 215 मतों के साथ विरोध में एक भी मत नहीं पड़ा, और ये विधेयक पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब महिलाओं के लिए पूरे भारत में बहुत बड़ा सम्मान का दिवस आज है। बेशक ये लागू जो है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि जनगणना होगी जो 2026 तक, क्योंकि वाजपेयी सरकार ने इसको लेकर रोक लगाई थी। 2026 में जनगणना होगी, और उसके बाद में, जनगणना के बाद में परिसमन होगा। तो लगभग मानकर चलिए 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा, उसमें ये महिलाओं के आरक्षण को जाहिर करेगा, चरितार्थ करेगा, और उस समय ये लागू होगा।
तो इसमें क्या स्थिति होगी। और दोस्तों 42 सालों से परिसमन भी रुका हुआ है। 1972 में हुआ था, 543 सीटें उस समय निर्धारित की गई थी। 1971 की वो जनगणना के आधार पर ये हुआ था दोस्तों। और अंतिम जनगणना की अगर मैं बताऊं तो 2011 में जनगणना हुई थी। 121 करोड़ की आबादी उस समय भारत की थी। अब भारत की आबादी मानकर चला जा रहा है कि 140 करोड़ पार कर चुकी है। लेकिन जातिगत जनगणना की बात करें तो 100 वर्ष पहले वो जातिगत जनगणना हुई थी, जिसकी संभावना है, जिसकी आवश्यकता है अब देश में महसूस की जाने लगी है। और विभिन्न दल जो है, राजनीतिक दल, इसकी पैरवी भी कर रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी उनकी बात मानेगी दोस्तों? इसमें अभी साइंस है। लेकिन हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो महिला बिल का, इसमें जो परिसमन हुआ था, जो परिसमन की बात कर रहे हैं, वो पहले जो हुआ था वो 10 लाख जो मतदाता है एक लोकसभा सीट पर, उसका निर्धारण किया गया था। ये फार्मूला था कि जहां 10 लाख मतदाता है उसको लोकसभा सीट घोषित कर दी जाए। और उस लिहाज से अगर देखा जाए और यही फार्मूला अगर अपनाया गया 2026 में, तो दोस्तों यहां 1210 सीटें होगी लोकसभा की, 1210 सीटें। लेकिन 888 सीटों वाली नई संसद में दोस्तों 888 की ही जगह है। तो उस हिसाब से इस फार्मूले को निर्धारित किया जाएगा। लेकिन वर्तमान जो फार्मूला था वो फार्मूला तो 10 लाख पर ही था। और 10 लाख से हिसाब से अगर देखें तो सबसे बड़े राज्य भारत के उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं 147 सीटों में, लोकसभा की सीटों में जाकर ठहरेगी। और ये लगभग 67 सीटें ज्यादा होगी, 84%। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा देश में, क्योंकि 25 सीटें हैं और 25 ही और बढ़ जाएगी, 50 सीटें होगी। और हनुमानगढ़ जो हमारा है वो भी लोकसभा सीट बनेगा, तो 25 सीटें बढ़ जाएगी। ये आप मानकर चले तो सबसे ज्यादा 100% जो वर्दी है वो राजस्थान में ही है पूरे भारत में। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, 53 सीटें लगभग हो जाएगी, 24 सीटें बढ़ेगी। बिहार में 36 सीटें बढ़ेगी, 76 हो जाएगी। झारखंड में लगभग 10 सीटें बढ़ेगी, 24 हो जाएगी। हरियाणा में भी 8 सीटें बढ़कर 18 हो जाएगी, जबकि छत्तीसगढ़ में 7 बढ़ेगी, 18 हो जाएगी। दिल्ली में 12 हो जाएगी, 5 सीटें बढ़ेगी, 7 है अभी। और आंध्र प्रदेश में 12 सीट बढ़ेगी, महज 37 हो जाएगी, अभी 25 है। और केरल की बात करें तो 24 हो जाएगी, 4 बढ़ेगी, अभी 20 है। तो दक्षिण के राज्यों को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसमें, हमारा कहने का मतलब यही है। क्योंकि दक्षिण के राज्यों में 10 लाख की आबादी जो है उस पर ही निर्धारित किया गया था सारे देश में। लेकिन जो जनसंख्या वृद्धि है, इससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है वो महज 12.1% है। और उत्तर भारत में अगर जनसंख्या वृद्धि आप देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि उत्तर भारत के नीचे दबकर रह जाएगा दक्षिण भारत। 21.6% वृद्धि दर है, जनसंख्या वृद्धि दर। और इसी लिहाज से ये सीटों का निर्धारण होता है। जो सीटें उत्तर प्रदेश की 147 हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर हुआ तो दोस्तों उत्तर भारत में सबसे मजबूत जो पार्टी है भाजपा, उसको बहुत ज्यादा फायदा उसका मिलने वाला है। तो क्या भाजपा ने इन सारी स्थितियों पर राय मशवरा करके, रीडिंग करके ही इस परिसमन को करने का फैसला किया है, या इस प्रकार का विधेयक वो लेकर आए हैं? क्योंकि 2024 के चुनाव में भाजपा को महिलाओं का अच्छा खासा समर्थन दोस्तों मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ राज्य ऐसे भी है जहां 2-2 सीटें हैं, उनको नुकसान भी होगा। अगर ये परिसमन इसी प्रकार होगा तो उनको नुकसान ऐसे होगा कि 2 सीटें हैं, वहां 1 सीट हो जाएगी। और ऐसे कुछ राज्य हैं, मैं आपको बताऊं तो दादर नगर हवेली की 2 सीटें हैं, लेकिन परिसमन के बाद सिर्फ 1 सीट बचेगी। और अगर बात करें गोवा की तो आपको पता है 2 सीटें हैं, लेकिन गोवा की भी 1 सीट बचेगी। और अरुणाचल प्रदेश की भी 2 सीटें हैं, वहां भी 1 सीट बचेगी। तो यहाँ माइनस एक प्रकार से वृद्धि होगी, यहाँ तो कम होगी बढ़ने की बजाय परिसमन के पश्चात भी।
तो ये राज्यों की लगभग स्थिति बनेगी दोस्तों परिसमन के बाद। और 2024 के चुनावों की भी अभी घोषणा नहीं हुई है, और जो राजस्थान के चुनाव होने हैं इसी वर्ष दिसंबर में, उसकी भी घोषणा नहीं हुई है। हाँ, आचार संहिता लगने की जरूर अभी संभावनाएं दिखाई दे रही है, मात्र 10-12 दिनों में ही। अगले महीने 4, 5 या 6 तारीख तक आचार संहिता लगने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो देखते हैं चुनाव का कार्यक्रम आएगा तो क्या लोकसभा के साथ ही इन विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, या फिर लोकसभा और विधानसभा के एक साथ होते हैं दिसंबर महीने में, या फिर लोकसभा का चुनाव जब समय है मार्च महीने का या फरवरी का, उस समय इन विधानसभाओं के चुनाव होंगे। संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। ये मोदी सरकार है दोस्तों, कुछ भी और कितना ही बड़ा डिसीजन ये ले सकती है, ऐसा पूर्व के डिसीजनों से आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज 22 सितंबर को क्या खास विशेष दिवस है? राष्ट्रीय गुलाब दिवस आज के दिन मनाया जा रहा है। और आज ही के दिन 1950 को सिक्किम के सीएम रहे पवन चामलिंग का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, और ये डेमोक्रेटिव फ्रंट जो है इसके संस्थापक सदस्य भी है। और 1991 को आज फिल्मी अभिनेत्री जो कि मराठा और हिंदी दोनों ही फिल्मों में काम कर चुकी है, दुर्गा खोटे, उनका जन्म दिवस भी निधन के दिन उनकी पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। में क्रिकेटर रहे नवाब पटौदी का भी आज के दिन निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से मनाई जा रही है। और मंडियों के भाव की बात करें तो नौर मंडी में आज ग्वार के भाव 5621, सरसों के भाव 5400 रुपये प्रति कुंटल, चना 6450 रुपये, गेहूँ 2421 रुपये, जबकि बाजरा के भाव 2020 रुपये 80 रुपये माफ कीजिएगा, और मूंग के भाव 8950 रुपये प्रति कुंटल रही। जौ के भाव 1725 रुपये, मोठ के भाव आज 7426 रुपये रहे। तारामीरा 5265, अरंडी के भाव 6252 रुपये प्रति कुंटल रहे। जबकि सरसा मंडी में नरमा बिका है 7170, कपास बिका है 7900 रुपये प्रति कुंटल, सरसों बिकी है 5112 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार बिका है 5586 रुपये प्रति कुंटल, जबकि गेहूं बिकी है 2320 रुपये प्रति कुंटल। आदमपुर मंडी आज की अंतिम मंडी में भाव नरमा के 7482 रुपये, और ग्वार के भाव 5657, सरसों के भाव 5219, और मूंग के भाव 7900 रुपये प्रति कुंटल रहे। मौसम का मिजाज आज बताएं तो आज हनुमानगढ़ आदि इस बेल्ट में जमकर बरसात हुई। हमारे भी आसपास में बूंदाबांदी हल्की बरसात हुई, लेकिन बादरा क्षेत्र में कोई बरसात या बूंदाबांदी आज नहीं हुई दोस्तों। 35 से 37 डिग्री टेम्परेचर आज रहा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, और 65 से 70% लगभग आसमान में बादल छाए रहे। रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार से मौसम रहेगा। 23 सितंबर को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? 29 से 32 डिग्री टेम्परेचर दिन में, और 34 से 36 दोपहर को मैक्सिमम, जबकि 31 से 34 देर शाम को। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और 50 से 80% बादल आसमान में छाए रहेंगे। और कल दिन में 3.3 mm बरसात की चेतावनी मौसम विभाग की है। आने वाले 2-3 दिनों तक कमोबश इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा दोस्तों। बरसात की भी संभावनाएं बनी रहेगी। रात्रि को भी कल 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर देर रात्रि 12 बजे तक, और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, और महज 28-30% ही बादल देर रात्रि को कल छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।